अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो ए है 5 वर्ष, बी है 1.5 वर्ष और सी है 1 वर्ष और डी है 6 माह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ बताया है कि अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है, यानी राष्ट्रपति रह सकता है 6 माह तक। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है उस पद के कार्यभार को संभालेगा। यानी अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पद त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो कार्यभार उपराष्ट्रपति जो है संभालता है अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है। साथ ही यदि किसी कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपबंध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है तो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो चलिए बताइए। यहाँ ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। तो ये है भारत का प्रधानमंत्री, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो ए है 39वें, बी है 40वें, सी है 42वें और डी है 44वें। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर और डी है राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो देखिए अनुच्छेद 85(2) जो है ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात जो है वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रिक्त की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? यह है राज्यसभा, बी चुनाव, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी मंत्रिपरिषद। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद।
अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा स्पीकर द्वारा, सी प्रधानमंत्री द्वारा और डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो क्या होगा उत्तर हमारा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का आशय। राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यहाँ हमें निगेटिव चुनना है। तो ये दिया है वह संसद का एक संघटक भाग है, बी है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और डी है वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण आर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। उपयुक्त में से कौन सही है? तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ए है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है, और अपना सहमति देता है। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? तो हिंदू कोड बिल, बी पेप्सू विनियोग विधेयक, सी भारतीय डाकघर संशोधन और डी दहेज प्रतिषेध। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वी गिरी, सी है ज्ञानी जैल सिंह और डी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह है अनुच्छेद 63, बी है अनुच्छेद 108, सी है अनुच्छेद 109 और डी है अनुच्छेद 111। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर रोक लगा सकता है। ठीक है, अपनी स्वीकृति पर रोक लगा सकता है। अगला प्रश्न है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो ए है राष्ट्रपति को, बी है प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के अध्यक्ष को और डी राज्यसभा के सभापति को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्विवेकी शक्तियाँ हैं? 1. मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, 2. विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, 3 है विधेयक को रोक कर रखना, और 4 है क्षमा प्रदान करना, 5 है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, 6 है संसद को संदेश भेजना, 7 है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ऑप्शन में ए में दिया 1, 3, 4, बी में 2, 5, 7, सी में 3, 6, 7, और डी में 2, 4, 6, ई में 2, 3 और 6 दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, 2, 3, 6। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ये निगेटिव प्रश्न है। तो देखिए यहाँ दिया है, ए राजदूतों की नियुक्ति, बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, डी लोकसभा भंग करना, और ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन सी है? ए संसद का सत्र आहूत करना, बी संसद का सत्रावसान करना, और सी है संसद की बैठक स्थगित करना, और डी है अध्यादेश जारी करना। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 121, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 123, और डी है अनुच्छेद 124। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ए है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 123, और सी है अनुच्छेद 200, डी है अनुच्छेद 365। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 123। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, बी है अनुच्छेद 360, सी है अनुच्छेद 200, डी है अनुच्छेद 123। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो ए है 1 माह, बी है 6 सप्ताह, सी है 8 सप्ताह, और डी है 6 माह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। 6 सप्ताह अनुच्छेद 123 2 क के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? 1 है वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 है योजना आयोग के अध्यक्ष, 3 है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दिया है केवल 1, बी दिया है 1 और 2, सी दिया है 1 और 3, और डी दिया है केवल 2 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ जो है हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सबकी। ठीक है। ए है भारत का महान्यायवादी,
बी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी है एक राज्य का राज्यपाल और डी है उपरोक्त सभी। तो इन सब का जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। इसमें नहीं करता है तो ए है उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, यानी राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो ये है अनुच्छेद 160 में, बी है अनुच्छेद 162 में, सी अनुच्छेद 165 में, डी अनुच्छेद 310 में। तो चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 160 ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का और डी है देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए है अनुच्छेद 129, बी है अनुच्छेद 132, सी है अनुच्छेद 143, डी है अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। तो ए है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी है आपातकालीन शक्तियाँ, सी है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दतः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन एक है अध्यादेशों का प्रख्यापन, बी है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, सी है संसद के सदनों को संदेश भेजना और डी है क्षमादान करना। तो देखिए संसद के सदनों को संदेश भेजना अनुच्छेद 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 जो है क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 127 अध्यादेश निर्गत करने की राष्ट्रपति की शक्ति और अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति तो सप्तः शक्ति के रूप में उल्लेख करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी संसद के सदनों को संदेश भेजना ये नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ए क्षमा दान करे, बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए और सी आपातकाल की घोषणा करे, डी अध्यादेश जारी करे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा,
तो हमारा अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक ए है विधायी शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, सी कार्यपालिका शक्ति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। तो ये क्या है? क्षमा जो है एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ क्या कहा है? क्या सम्मिलित नहीं है? तो 1 है क्षमा, 2 है लघुकरण, 3 है परिहार और 4 है विराम, 5 है प्रविलंबन और यहाँ 6 है रोक, 7 है निरंतरता। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ जो है 6 और 7 सही है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो 1 है वास्तविक और लोकप्रिय, 2 है औपचारिक और विधिक, 3 है राजनीतिक और नाम मात्र और 4 है संवैधानिक और नाम मात्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर पहचानना है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? 2 और 4 सही, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। प्रश्न 91 है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं? तो 1 है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, 2 है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, 3 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, 4 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो ए है केवल 1, बी है केवल 2 और 4, सी है ए केवल 1, 3 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 जो है इस प्रश्न का 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, लेकिन 2 हमारा गलत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो ए है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी है लोकसभा को भंग करना और डी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो ये निगेटिव प्रश्न है, इसमें कौन नहीं है? तो हमें नहीं चुनना है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विशिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, तो इसको अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। अन्य तीनों विकल्प जो है राष्ट्रपति संवैधानिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ए राज्यपाल को, बी मुख्यमंत्री को, सी प्रधानमंत्री को और डी राष्ट्रपति को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। ठीक है।
संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से है। जो पहला है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। और दूसरा है किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। 3 है कि राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं डी हो जाएगा उत्तर राष्ट्रपति को। ठीक, अगला प्रश्न है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ए है स्वयं राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राज्यसभा के सभापति और डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो ये बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिहार से। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ए है उत्तर प्रदेश से, बी आंध्र प्रदेश से, सी बिहार से, डी तमिलनाडु से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार से। अगला प्रश्न है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, 1952 से 1957 तथा 1957 से 1962, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे तथा 1952 एवं 1957 में वे क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत के चौथे राष्ट्रपति। तो ए है श्री बी गिरी थे, बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डी डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो भारत के व्यक्ति अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 3 बार बने थे और डॉक्टर एस राधाकृष्ण एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का जो है श्री बी गिरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति। तो ये है एस राधाकृष्णन, बी है बी गिरी, सी एन संजीव रेड्डी और डी ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी एल संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति है। उनके कार्यकाल की अवधि जो है 1977 से 1982 थी, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, उसके बाद से तो सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है नीलम रेड्डी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी नीलम रेड्डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है। ये निगेटिव प्रश्न है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है आर वेंकटरमन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नीलम रेड्डी। दिए गए विकल्प में नीलम रेड्डी जो है, नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसी राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थी, ठीक।
103 निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ए है फर्रुखुद्दीन अली अहमद, बी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी है नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो ए है डॉक्टर राधा कृष्णन, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति जो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे थे, ये कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ए है वी गिरी, बी है एन संजीव रेड्डी, सी है KR नारायण और डी है जाकिर हुसैन। तो देखिए, भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी 1969 से 1974 ईस्वी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वी गिरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है इनको, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो यह है जस्टिस MC महाजन, बी है जस्टिस M हिदायतुल्ला और सी है जस्टिस PN भगवती, डी है जस्टिस BK मुखर्जी। तो जस्टिस M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंगत है? तो ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन और डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा देखिए, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ठीक है। और यहाँ राधाकृष्णन जो है ये भी राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह से हमारा इसमें बेमेल कौन सा हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो ये है 10वां, बी है 11वां, सी है 12वां और डी है 13वां। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये 12वां हो जाएगा। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 110, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य
राज्यपाल रह चुका है? तो ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है बीबी गिरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति, और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो यह है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है बीबी गिरी, सी है फखरुद्दीन अली अहमद, डी है नीलम संजीव रेड्डी और ई है ज्ञानी जैल सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, बीबी गिरी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था? ए है एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी है ली कोर्बसियर द्वारा और सी है एडविन ल्यूटियंस द्वारा, डी है तरुण दत्त द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। हाँ, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।